मित्रों, पहले तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि मैं कोई कविता का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। विद्वान का कविता का तो है ही नहीं बिल्कुल भी। किस तरह का कविता मैंने लिखी भी नहीं कभी। गज़ल का विद्यार्थी रहा हूँ, फिर भी जो मेरी समझ में आया वो मैं थोड़ा बहुत लिख के लाया हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके शीर्षक के ऊपर बात करते हैं। धारा के विरुद्ध कविता की कविता। धारा के विरुद्ध मतलब धारा क्या है? धारा जो मुझे नजर आता है वो ये दलितों का उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार, यही तो धारा है, आज की धारा। और हमें इसके विरुद्ध काम करना है, इसके विरुद्ध चलना है। और ऐसे में बलविंदर बली जी ने बड़ा अच्छा काम किया है पुस्तक के रूप में। बलविंदर जी को एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने इस विरोध को स्थापित किया है। और दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और भी वो है धारा, वो ये है कि नेताओं के, अफसरों के बच्चे तो पढ़े विदेश में, और धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारे बच्चों की। वो हर तरह से ये है कि भाई तुम कांवड़ लेके आओ, तुम जो है हिंदू मुस्लिम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। और हमारे बच्चे तो वहाँ कनाडा में हैं, कोई अमेरिका में, कोई कहीं। ठीक है, ये धारा है, हमें इसके विरोध में काम करना है। तो जब इस कविता संग्रह की कविताएं रचता है तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में छटपटाहट होती है समाज की विकृतियों को देख करके। जो समाज में इस तरह के भाव हम देखते हैं, हमारे साथ भी अन्याय होता है, शोषण होता है, यहाँ तक कि हम नौकरी में भी रहे, नौकरी में भी हमारे साथ यही हुआ। आज भी लोग हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे बराबर में बैठ जाएं, कोई नहीं चाहता। तो ऐसे में रचनाकार की छटपटाहट है, इसमें आक्रोश है जो कि कविताओं में झलकता है, व्यंग्य के रूप में, कहीं सकारात्मकता के रूप में। कवि आशावादी तो है ही है, हर कवि होता ज़्यादातर। अच्छी बात यह कि सकारात्मक सोच भी इनके साथ में है, और अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद, इन सब से लड़ने का प्रयास भी कवि करता है कविता के माध्यम से। ऐसा नहीं कि भाला लेकर जा रहा है जी लड़ाई करने के लिए, कविता के माध्यम से ये लोगों में पहुंच रही हैं रचनाएं, इनका भाव पहुंच रहा है। इसके लिए एक बार फिर मुबारकबाद। इसकी भूमिका में आदरणीय बली जी ने एक बात स्वीकार की, मैंने ये कि इसके जो शीर्षक हैं कविता के, वो डॉक्टर कुसुम योगी की कविताओं से, पुस्तक से लिए, धारा के विरुद्ध से। तो जो मेरी छोटी सोच है उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि यदि आपको कहा जाए लाल किले के ऊपर लिखो, तो लाल किले की तस्वीर आपके मन में बनती है। यदि आपसे शोषण के बारे में कहा जाए तो आप शोषण की तस्वीर आपके मन में बनती है। तो ऐसे में कविताओं के ऊपर, इनकी मौलिकता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है, मुझे लगता है ऐसा जो है कि भाई आपने वहां से टॉपिक लिया, फिर आपका दृष्टिकोण उसी तरह का हो गया कि भाई हाँ मुझे इस बारे में सोचना है। बली जी, बुरा नहीं मानना, जो कुछ ही मिल रहा है आपको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। आलोचक जी जी जी। तो जो मुझे कहना है मैं कहूँगा। तो लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि एक नया प्रयोग है, इसकी सराहना हमें करनी चाहिए। हालांकि मैंने डॉक्टर कुसुम योगी की कविताएं नहीं पढ़ी हैं, लेकिन इन कविताओं को देख के लगता है कि इसमें आक्रोश है, नयापन भी है कुछ। हर कविता अपनी बात कहने की सामर्थ्य रखती है। अब जैसे इसके अंदर नीले पत्थर एक रचना है, नीले पत्थर, गाली, नवोन्मेष, अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी कविताएं हैं। और उनका मूल क्या है? मूल ये है कि जो ब्राह्मणवादी सोच है, जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, उनको उन्होंने लेकर के, हड़प करके
उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके और अपने धार्मिक स्थलों में, पूजा स्थलों में रख लिए और अपनी रोजी रोटी का साधन बना दिया, और हमें उन्हें देखने से भी वंचित कर दिया कि आप तो वहां जा ही नहीं सकते। तो ये आक्रोश बली जी के अंदर है, कवि के अंदर है, और सोच उनकी बिल्कुल ठीक है। इस धारा के विरुद्ध ही हमें काम करना है। लामबंद कविता है, उसमें आप बहुजनों की एकता का और उनके जागरण का उल्लेख करते हैं कि हमें एक होना चाहिए और किस तरह से हम जागृत हो सकते हैं। बहुजनों को जगाने का कार्य किया है, जो कि एक सकारात्मक कार्य है और बहुत अच्छा है, होना चाहिए, बशर्ते कि ये रचनाएं वहां तक भी पहुंचें जहां अभी अंधेरा है। सही बात यह है कि हम यहाँ पर बात करना अलग बात है, लेकिन जो उन लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहना, वो बहुत अलग बात है। दुर्दिन कविता बहुत अच्छी कविता, और उसमें आम आदमी का दर्द बयान किया गया है। हालांकि मैं चाहता था कि वो कविता भी आप पढ़ते उसमें, लेकिन कोई बात नहीं। आम आदमी कैसे कैसे इस महंगाई के दौर में अपना जीवन काट रहा है, जीवन यापन कर रहा है। बड़ा मुश्किल काम है ऐसे में। महंगाई अलग से, और फिर हर तरह से चीख पुकार, हमारे साथ दुर्व्यवहार, सामान लेने जाएं पैसे दें उसके बाद भी दुत्कार। स्त्री स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण, आपने भी जिक्र किया इसका। स्त्री स्वतंत्रता के साथ 2 या 3 कविताएं हैं उसमें। तो एक में तो ये है कि हर रूप में, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, प्रेयसी है, पत्नी है, हर रूप में वो आदरणीय है, आदर की योग्य है। सभी को उसका आदर करना चाहिए। इसी तरह से प्यास, शब्द और सिंहासन, गुलामगिरी, साथी होना नहीं निराश, बेबस मत होना, किस लिए, उम्मीद और सपना, वो दिन जरूर लौटेंगे, अच्छी और संदेशात्मक रचनाएं हैं। हालांकि इनमें कहीं जो मुझे लगता है कि तुकांत मिलाने के चक्कर में या काफिया बंदी करने के चक्कर में, उस प्रयास में अर्थ कहीं खो सा गया है या भटक गया है, और पाठक को भी यह भ्रमित करता है। देखने में, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पाठक कहीं से भ्रमित भी होता है। ये मेरी अपनी सोच है, ऐसा नहीं कि सही हो सारी बात, क्योंकि मैंने बताया कि मैं तो कविता का विद्यार्थी नहीं हूं। गोदी उवाच, मीडिया के बारे में सभी जानते हैं हम लोग, किस किस तरह की बकवास बदतमीजी करते हैं, वो एक पक्षीय बात करते हैं। और मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, और अब लैपडॉग मीडिया, अच्छा नामकरण है। लैपडॉग मीडिया किताब के अंदर है, बहुत अच्छा नामकरण किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मीडिया का काम क्या है, सब बिके हुए हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक पक्षीय बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, दूसरी पार्टी वाले तो बोलने भी नहीं देते। राजकुमार भाटी ने जरा सा तंज क्या कर दिया, उसके ऊपर सारे का सारे जो है गैंग बना करके उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये मीडिया का कार्य है। जो उसे चौथा स्तंभ कहते थे, अब वो बात नहीं, अब तो पता नहीं कितने स्तंभ हो गया वो। तो ऐसे मीडिया को कभी नकारता है, उसे धिक्कारता है, और हम लोगों को भी उससे सचेत रहने की चेतावनी देता है कि ऐसे मीडिया से बचा जाए, जितना बचा जाए उतना अच्छा है। लाल रंग बहुत अच्छी कविता लगी मुझे तो, कम से कम। दरअसल क्या है, जब हम यहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी, अभी क्या कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, उसमें जो उसका व्यवसायीकरण होता है हवा के नाम पर, दवा के नाम पर, अभी हुआ कोरोना में,
मौत का तांडव हुआ, लोग घर में रो रहे हैं, दूसरे लोग मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बच गए ऑक्सीजन की वजह से, किसी वजह से हम तो घर में सुरक्षित हैं, जाने को तैयार नहीं। और बहुत सारे सरकारी लोग उसका मजा ले रहे हैं, ऑक्सीजन बेच रहे हैं, अधिक दामों में बेच रहे हैं, दवा नहीं होते हुए भी महंगे दामों में दवाई के जी वहाँ से इंग्लैंड से आई है, वहाँ से आई है, वो सब उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। यह भी हुआ। ऐसे में और कोई कहता जी मुझे तो मोक्ष मिल गई, मुक्ति मिल गई। कुंभ में भी ये हुआ हमारे साथ, इतने लोग मारे गए मुक्ति के नाम पर कि वहाँ जो गया मुक्त हो गया। काय से मुक्त हो गया भैया? मुक्त सभी को होना है। जिस मोक्ष की बात कर रहे हो, मोक्ष ना मैंने देखी, ना उन्होंने देखी, ना तुमने देखी। तो इसमें कवि कहता है उसे आशा है कि एक दिन नीली स्याही से लिखा हुआ लाल जिल्द का संविधान लाएगा बेगमपुरा का राज इसी धरती पर। बड़ी अच्छी बात है। बेगमपुरा शायद जो है इतिहास से लिया गया है। माँ की वेदना निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी कविता, खूबसूरत कविता है। और उसमें मुख्य बात तो ये है कि सारी की सारी परंपराएं या रूढ़िवादी परंपराएं कहें, वो सारी स्त्रियों के लिए है। सारे व्रत त्योहार सब कुछ औरतों के लिए है। आदमी को रहते केवल डंडा है, बस हुक्म चलाना है। जो उन लोगों के अनुसार बता रहा हूँ, मनुवादियों के हिसाब से उनकी सोच ये है। यहाँ तो और दलित महिलाओं के या दलितों के लिए तो और भी ज़्यादा ये खतरनाक है। ऐसे में शोषण और उत्पीड़न के लिए देवदासी प्रथा है, शुद्धिकरण प्रथा है, सती प्रथा। और ये ऐसा नहीं कि आज मर गई हैं, केरल वगैरह में आज भी जिंदा हैं ये सब। केरल में, केरल है, तमिलनाडु का देहात है, वहाँ पर आज भी जिंदा है प्रथाएं। सती प्रथा है, भ्रूण हत्या तो खैर यहाँ भी है। नवजात कन्या को वो जो भाई साहब ने बताया अभी, दूध में डुबोकर या धतूरा वगैरह पिला करके कुछ, तो ऐसी कुप्रथाओं का जिक्र हमारे कवि करते हैं। और ऐसी मानसिकता को कवि एक बार फिर धिक्कारता है और उनको नकारता है कि भाई इससे आपको खतरा है। पुरुषवादी मानसिकता को या तो बदलो, या फिर आपके सम्मान को जब खतरा होगा, सम्मान पर जब चोट आएगी, तब फिर मत कहना इस बात के लिए कि भाई हमारे साथ ये क्या हुआ। एक और पंथ कविता है, बड़ी अच्छी कविता है। और इसमें अच्छी बात यह है जो हमारे धर्मगुरुओं का रोल है वो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन यहां पर हमें संदिग्धता नजर आती है। संदिग्ध रोल है उनका, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि हमें आपस में लड़ा करके, हिंदू मुसलमान करा करके, या और धर्मों के लोग या जातियों में बांट करके, लड़ा करके अपने मजे लेते हैं और उनका काम निकल जाता है। स्थिति ऐसी आती है कि हम किसी असली मुद्दे पे बात ना कर सके। इसके लिए कभी गणेश जी दूध पी लेते हैं, कभी काला बंदर आ जाता छतों पे, और कोरोना का भी अभी संदिग्ध मामला है कि है या नहीं है, कुछ पता नहीं अभी हम जो है। खैर, बादल कविता के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। आधुनिकीकरण के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, आधुनिक तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से, महानगरों से जो श्रमिक वर्ग है हमारा, वो पलायन कर रहा है। महंगाई इतनी कहाँ से आएगा? जैसे गैस के सिलेंडर वाली बात है, गैस नहीं मिली लोगों को, अब नहीं है, पहले से ही किसी न किसी बात पे जो है टकराव होते रहे हैं। या जो बड़े अच्छे कारीगर थे या हैं, वो भैया अपना काम छोड़ करके मजदूरी कर रहे हैं, या अपना रोजगार बदल लिया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे जो है ये
बादल कविता है कि भाई श्रमिक जो है भुखमरी के कगार पर है और सरकार मज़े ले रही है। शायद संभवतः गरीबी मिटाने का इससे अच्छा तरीका शायद सरकार के पास न हो कि भाई गरीबों को ही मिटाओ, तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। पानी और प्यास, अभी जिक्र किया भैया ने, और दो टू, इन दोनों ही रचनाओं में छुआछूत का जिक्र किया गया। छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा, इस सब का जिक्र करते हैं और धार्मिक कर्म कांडों की सच्चाई का बयान करते हैं। एक और कविता हम मतलब सब जानते हैं। अर्थात जो लोग हमें कहते हैं कि भाई लोभ त्याग दो, डरो मत किससे, भय किसी चीज़ का नहीं, वही हमें स्वर्ग नरक का लोभ देते हैं या भय दिखाते हैं कि यदि ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे और ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लालच देते हैं और हमारा आर्थिक दोहन करते हैं। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम भी डरते हैं। सही बात तो ये, हम भी डरते हैं, इसीलिए उनके चंगुल में फंस जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक बात और कहता हूँ किताब से हट करके, कि जो मुझे लगता है कि कविता जो है इशारों की भाषा है, बहुत ज़्यादा स्पष्टता इसमें अनिवार्य नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा स्पष्टता हम इसमें बरतेंगे तो कहीं ना कहीं कविता के स्तर को कम करेगी या पाठक को भ्रमित करेगी। बहुत ज़्यादा स्पष्टता की इसमें ज़रूरत नहीं है। इशारों की बात करिए, इशारों में बात करिएगा। और इतनी स्पष्टता हो सकता है कवि को मजबूरी में करनी पड़ी हो, शब्द ना मिले हों, या ऐसी स्थिति देखी हो कि जहाँ एक बच्चे को इसलिए पीट करके मार दिया जाता है, दलित बच्चे को, कि उसने किसी सवर्ण का घड़ा छू दिया था। केवल इतनी सी बात पे उसको पीट करके मार दिया जाता है। तो जब कवि ने ऐसा सुना होगा या देखा होगा तो निश्चित रूप से छटपटाहट तो हुई होगी। तो कवि को सीधे शब्दों में अपनी बात करनी पड़ी होगी। फिर भी मैं कहता हूँ थोड़ा इशारों में कहोगे तो और अच्छी बात लगेगी। पाठक को भी सोचने का मौका दें कि कवि क्या कहना चाहता है। या आज भी यदि कोई दलित आदमी, दलित लड़का बैंड बाजे के साथ घोड़ी पर चढ़ करके किसी वैसे सवर्णों के मोहल्ले में नहीं जा सकता, क्या है सर? ये उत्पीड़न, अत्याचार है ये भी। यहाँ तक कि यदि दलित आदमी, कोई दलित लड़का या आदमी अपनी मूछ रखता है, इसमें सवर्णों की नाक नीची होती है। उन्हें लगता है कि हम तो गए, अब तो ये है सब। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि सारी की सारी जो अत्याचार की घटना है, अन्याय की घटना, वो सब हमारे हिस्से में ही है। किसी उच्च वर्ग की लड़की के साथ आपने बलात्कार होते हुए नहीं सुना होगा कहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ शायद। या जो अत्याचार किसी के साथ किया हो, मुझे नहीं लगता। गरीबी में अमीरी का बात अलग है। इस कविता में, मतलब किताब के अंदर, कवि चाहता है कि दलित जागरण हो, दलितों को जगाया जाए, लेकिन केवल किताब पर्याप्त नहीं है उसके लिए, क्योंकि किताब तो हर जगह पहुंचेगी नहीं और बहुत से लोग हम में से पढ़ना नहीं जानते, क्या करेंगे वो। तो कोई ऐसा साधन बनाया जाए कि लोगों तक पहुंचा जाए। हालांकि आज भी कई लोग ऐसे हैं, मैं ये इससे अलग हट के कह रहा हूँ, कि जैसे छुट्टी के दिन वर्किंग जो लोग हैं वो भी छुट्टी के दिन ये गाड़ी करते हैं, अपना खाना वाना लेकर जाते हैं और किसी गांव में चले गए और वहाँ पर अपने मोहल्ले में जा कर के चारपाई बिछाए, पानी वानी पिया और वहाँ पर फिर उनको समझाने का कार्य करते हैं, जागरण का कार्य करते हैं
ताकि वहाँ के लोग शिक्षित हों और जो गांव में रह रहे हैं, ठाकुरों की बात सुन रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, वो शहरों की तरफ आए। कविताओं की भाषा सरल है, संप्रेषणीय है, आम आदमी तक आसानी से पहुंचती है। हालांकि कहीं कहीं जो मुझे लगता है कि अल्प विराम और पूर्ण विराम की इसमें कमियां मुझे मिलती हैं। मैं नहीं समझता कि वो नहीं होने चाहिए, वो ज़रूर होने चाहिए। उनके होने से जैसे वो ये कहो ना, रोको मत जाने दो, रोको कौमा मत जाने दो, और रोको मत कौमा जाने दो, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो यदि कौमा या पूर्ण विराम नहीं लगेगा तो अर्थ का अनर्थ होने का डर रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अनिवार्य हैं, ज़रूर होने चाहिए। और धारा के विरुद्ध कविता की कविता निश्चित रूप से एक अच्छी और संग्रहणीय पुस्तक है। इसके लिए बलविंदर बली जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार फिर, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अनुभव है पुस्तक परिचर्चाओं का। बहुत कम व्याख्यान ऐसे होते हैं कि वक्ता पुस्तक को इतनी गंभीरता से पढ़कर आए। ये मतलब मेरा बहुत अच्छा अनुभव है, ऐसा अनुभव कम है मेरा। आमतौर से या तो पुस्तक समय से मिल नहीं पाती, और जो लोग नौकरियों में होते हैं उनके साथ ये संकट है कि कई बार समय का अभाव होता है और उतनी गहराई से नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये बहुत सुखद है कि आपने एक एक कविता को इतनी गहराई से पढ़ा, उसका आकलन किया। केवल भाववादी स्तर पर नहीं, आपने जो है उसका जो शिल्प सौंदर्य है, शिल्प और कैसे और सुंदर हो सकता है। तो एक आलोचक का ये गुण होता है कि वह केवल सकारात्मक ना बोले। अगर हमेशा सकारात्मक बोला जाएगा तो किसी कवि या लेखक को अपने भीतर की कमियों का एहसास कैसे होगा, और अगली रचना में वे दोहराई ना जाएं। तो ये आपके वक्तव्य से निश्चित हुआ है कि आगे इस तरह की चीज़ें मैंने भी सीखा। हमारे बीच जितने भी रचनाकार बैठे हैं उन सबों को आपके इस वक्तव्य का लाभ मिला। आपने जो शीर्षक की बात कही, निश्चित ही मैं आपसे सहमत हूँ। वैसे संचालक को बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्त्री संचालक है तो कोई तो कहीं तो सुना, मतलब घर में तो कोई सुनेगा नहीं तो यहाँ मिल जाते हैं लोग जो है अपनी बातों को रखने के लिए। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, उससे मैंने भी उसको सीखा कि एक सवाल कह सकती हूँ मैं उसे, या जिज्ञासा कह सकती हूँ कि जब हम बेही शीर्षक लेते हैं तो निश्चित एक चित्र सा बन जाता है कि नहीं, मुझे इसी शीर्षक पर लिखना है। जितना मैं कविता की रचना प्रक्रिया को समझती हूँ, तो सर का ये कहना था कि अगर दूसरे शीर्षक होते तो जितनी रचनात्मकता, जितनी गहनता आपकी इन कविताओं में है, हो सकता है कि उन शीर्षक से हटकर आप नए शीर्षक लेकर आते तो जो आपका श्रम है, आपकी शक्ति है, जो आपकी रचना प्रक्रिया है, उससे कुछ नए विषयों को से और समाज को ज़्यादा लाभ होता। तो ये अच्छी बात है, ये आपका चयन था। कवि भी स्वतंत्र है और आलोचक सर्व स्वतंत्र है कवि के लिए तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत पाठकों को ध्यान में रखते हुए आता है बीच बीच में। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे बहुत सारी बातें करने का मन है, लेकिन